चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में वो जोश भरते हुए पूरे जगह घूम रहे हैं, जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं और उनके देश भर में चुनाव प्रचार के कार्यक्रम हैं। आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे, अगले दिन जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तभी उन्होंने कहा था कि मेरे पास 20-21 दिन है और इन दिनों में मैं 24 में से 36 घंटे काम करूंगा, देश भर में घूमूंगा। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन का एक अहम हिस्सा है और इंडिया गठबंधन ने जब भी रैली की उसमें अरविंद केजरीवाल के लिए एक कुर्सी खाली रखी, ये बताने के लिए कि हम साथ साथ हैं। और इंडिया गठबंधन की ये एकता देखकर बीजेपी पहले ही बहुत परेशान थी। उसे लगा कि हम अगर अरविंद केजरीवाल को तोड़ सकें तो उससे थोड़ी इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन बिल्कुल कमजोर नहीं हुआ, बल्कि अरविंद केजरीवाल के भीतर रहने से, यानी जेल में जब वो थे तब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरने का काम पुरजोर तरीके से किया हुआ था। और अब अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए हैं, अंतरिम जमानत पर हैं, 1 जून तक और 2 जून को उनको समर्पण करना होगा, फिर से वो जेल जा सकते हैं। लेकिन ये 1 जून की बात है, उससे पहले अभी जो 19-20 दिनों का वक्त अब अरविंद केजरीवाल के पास बचा है, इन दिनों में वो जिस तरह से अपने भाषण दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं और बीजेपी पर जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उससे बीजेपी बहुत बुरी तरह घिरती हुई नजर आ रही है। खासकर पीएम मोदी की स्थिति इस समय और कमजोर दिख रही है। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी अपना तीसरी बार आज उन्होंने नामांकन भरा वाराणसी संसदीय सीट से। कल चौथे चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं, यानी आधे से अधिक चुनाव जो है अब निपट चुका है। 3 चरण अब और बाकी हैं। इन 3 चरणों में 25 मई को दिल्ली में चुनाव होंगे, 6वें चरण में। और इसके लिए अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा प्रचार में अब जुट चुके हैं और वो बैठ के कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जेल में उनके साथ क्या क्या हुआ, किस किस तरीके से उनको तोड़ने की, कमजोर करने की कोशिश की गई, कैसे आम आदमी पार्टी को क्रश करने की कोशिश की गई। अरविंद केजरीवाल ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं और अभी उन्होंने एक बड़ा बयान ये दिया कि उनके ऊपर जेल में उन पर जासूसी की जा रही थी, निगरानी रखी जा रही थी और इसके तार पीएमओ यानी प्रधानमंत्री ऑफिस से, कार्यालय से जुड़े हुए थे। ये एक बहुत गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के बीच लगाया है मोदी पर। और इसके अलावा उन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेकर या अपने परिवार या साथी मुख्यमंत्री से किस तरह मिलने से उनको रोका गया, इसको लेकर भी काफी बड़े आरोप लगाए। क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने, इसको हम सुनेंगे और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह अरविंद केजरीवाल के आरोपों से मच चुका है बवाल और कैसे मोदी ने करवाई है केजरीवाल की जासूसी। आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए मौजूद है हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो उन पर उनके साथियों ने और उनके परिवार ने ये चिंता जाहिर की थी कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है, उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही है। उसके बाद जब संजय सिंह बाहर निकले थे तब उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल की वहां जासूसी हो रही है। और अब जब अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं तब उन्होंने भी यही आरोप लगाया है। तो हम पहले अरविंद केजरीवाल की बातें सुन लेते हैं। पहले सुन लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपने स्वास्थ्य को लेकर किस तरह से जो आरोप उनके परिवार वाले और उनके आम आदमी पार्टी के बाकी नेता लगा रहे थे, वही बातें अरविंद केजरीवाल ने भी कही थी। क्या कुछ कहा था उनको इंसुलिन मिलने न मिलने के संबंध में, इसको हम सुन लेते हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की जेल के अंदर केजरीवाल को तोड़ने की, तरह तरह से। कभी अपमानित करते थे, कभी बेइज्जत करते थे। 15 दिन तक इन्होंने मेरे को इंसुलिन नहीं दिया। मेरे को 20 साल से शुगर की बीमारी है और 10 साल से मैं इंसुलिन पे हूं। शुगर की बहुत हाई लेवल की बीमारी है मुझे और मैं डेली 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं। 52 यूनिट बहुत ज्यादा होते हैं। 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं। तो जब मैं जेल में गया, डेली मेरा बढ़ता जाए, कभी 300, कभी 325, कभी 350। अब मुझे चिंता होने लगी क्योंकि ज्यादा टाइम तक अगर शुगर हाई रहती है तो फिर धीरे धीरे आपकी किडनी खराब होने लग जाती है, धीरे धीरे आपका लिवर खराब होने लग जाता है और परमानेंट डैमेज हो जाता है आपके शरीर के अंदर। तो मैं बार बार डॉक्टर को बोलूं कि भाई मेरे को इंसुलिन दे दो, मेरे को, हाँ सर मॉनिटर कर रहे हैं, जरूरत होगी। तो मैंने कहा और क्या जरूरत होगी, 300 पहुंच गया, 325 पहुंच गया, और क्या। आप लोगों ने फिर आवाज उठाई, मीडिया ने आवाज उठाई, तो इनको मजबूर होकर इंसुलिन देना पड़ा।
अमरिंदर जी, यहाँ काफी गंभीर आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि बात इतनी नहीं है कि वो कोई अपने मस्ती के लिए या कोई मजे के लिए कोई चीज मांग रहे थे। वो एक बहुत ही जरूरी चीज मांग रहे थे, इंसुलिन, जिससे उनकी तबियत, उनका शुगर लेवल मेंटेन हो सके और उनकी तबियत पर कोई गंभीर असर ना हो, इसके लिए वो मांग रहे थे। लेकिन आज अभी जो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मुझे बार बार उसके लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, और जब बाद में मीडिया ने और बाकी लोगों ने यहाँ पर आवाज उठाई, उन पर दबाव बनाया गया, तब जाकर इंसुलिन इनको मिली। आपको याद होगा कि इसके पहले अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप भी लगा था कि एक और वो ये बोल रहे हैं कि इंसुलिन नहीं मिल रही, दूसरी ओर ये बता रहे हैं कि वो तो आम खा रहे थे। ये बात भी हुई थी, बीच में ये निकला था कि अरविंद केजरीवाल तो जेल में आम खा रहे हैं, तो उनको आम कहाँ से मिल रहा है। तो ये एक गंभीर आरोप है। दूसरा गंभीर आरोप जो उन्होंने लगाया वो ये था कि उनको उनकी पत्नी और भगवत मान जो पंजाब के सीएम है, उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा था, जबकि ये कानूनन गलत है। इस बारे में क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, ये बात भी सुन लेते हैं। मेरी वाइफ मेरे से मिलने आया करती थी। ये तो कानूनी रूप में अधिकार है। जो भी अंदर कैदी हैं, चाहे आतंकवादी हैं, चाहे बलात्कारी हैं, चाहे हत्यारे हैं, हफ्ते में 2 मीटिंग आपको अपने परिवार से अलाउड है। आप अपने परिवार से मुलाकात कर सकते हो। एक दिन मेरी वाइफ को मना कर दिया इन्होंने कि आपकी वाइफ को नहीं मिलने देंगे। फिर वो अखबारों में छप गया, चारों तरफ शोर शराबा हुआ। तो 12 बजे आना था, उन्होंने 11 बजे फिर लिखा कि ठीक है आ जाओ। सवेरे 8 बजे ईमेल भेज दी कि आज की आपकी मुलाकात कैंसिल। फिर शोर हुआ बाहर, तो उन्होंने फिर 11 बजे उनको दोबारा भेजा कि ठीक है आ जाओ। मेरी वाइफ से मिलने से मना कर दिया। भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो मेरे से मिलने के लिए आए। जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि अगर जेल सुपरिटेंडेंट चाहे और अगर कैदी का बर्ताव ठीक है तो उनको कमरे के अंदर आमने सामने बैठ के इज्जत के साथ मिलवाया जा सकता है। मैं भी दिल्ली का मुख्यमंत्री, मैंने अभी इस्तीफा नहीं दिया था। वो पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी। पंजाब के डीजी पुलिस ने चिट्ठी लिखी कि पंजाब के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आप कमरे के अंदर दोनों को मिलवाने का इंतजाम। उन्होंने जाली जो जेल है, जेल की जाली जो आप पिक्चरों में देखते हो, जाली के उस पार भगवंत मान और जाली के इस पार, तो बेइज्जती कर रहे थे। और इसका मेरे को क्या फर्क पड़ता है, हम वैसे बात कर ली हमने। लेकिन उनका मकसद केवल अपमानित करना था, उनका मकसद केवल बेइज्जत करना था। ये दूसरा गंभीर आरोप कि एक सिटिंग सीएम को दूसरे सीएम से मिलने से रोकने की कोशिश, और उस कोशिश के पीछे बदनीयत ये बेइज्जत करना, वो भी एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को। ये एक दूसरा बड़ा आरोप। और तीसरा सबसे बड़ा आरोप जिस पर आज हमको चर्चा करनी है अमरेंदु जी, वो ये कि पीएमओ के कहने पर अरविंद केजरीवाल की जासूसी कराई जा रही थी। क्या मोदी ने अरविंद केजरीवाल की जासूसी के आदेश दिए थे, और क्यों दिए थे, क्या खतरा है, इसके बारे में भी अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कहा उसको हम सुन लेते हैं। मेरे सेल में 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। मैं कितने बजे उठता हूं, कितने बजे लेटता हूं, कितने बजे खाना खाता हूं, क्या टीवी चैनल देखता हूं, एक एक मिनट की 13 अफसरों के कमरे में 13 ऑफिसर्स, मेरे सीसीटीवी कैमरे की वो चलती थी टीवी के ऊपर मेरे से। तो 13 लोग मॉनिटर करते थे। रात को मैं कितने बजे उठता हूं, 3 बजे उठे ये बाथरूम करने के लिए, एक एक चीज मॉनिटर होती थी। और बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय को एक उन्होंने फीड दी हुई थी। मेरे सीसीटीवी कैमरे को मोदी जी मॉनिटर कर रहे थे कि केजरीवाल कितने बजे। क्यों? वो ये देखना चाहते थे केजरीवाल टूटा तो नहीं, केजरीवाल डिप्रेशन में तो नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे ऊपर भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद है, बजरंग बली का आशीर्वाद है। ऐसे नहीं टूटने वाला केजरीवाल, ऐसे नहीं टूटने वाला केजरीवाल। इनको लगता है यूं ही टूट जाएगा, ऐसे नहीं टूटने वाला केजरीवाल। बड़ी तो एक तरह से खुंदक निकाल रहे थे पर्सनली। ये कोई भ्रष्टाचार का केस थोड़ी है। पता नहीं क्या खुंदक पाल रखी है मोदी जी ने मेरे खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। वो क्रश करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को। लेकिन मोदी जी भगवान तो नहीं है ना।
भगवान तो है, वो हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। मोदी भगवान तो नहीं है और भगवान तो है और वो हमारे साथ है। अमरेंदु जी, यहाँ अरविंद केजरीवाल ने बजरंग बली का जिक्र भी किया। एक बार मोदी ने भी किया था बजरंग बली का जिक्र, लेकिन कर्नाटक में बुरी तरह शिकस्त मिल गई थी। लेकिन यहाँ अरविंद केजरीवाल ये नहीं बता रहे हैं कि आपको बजरंग बली के नाम पर वोट देना है, बल्कि वो ये बता रहे हैं कि मेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा है। और यहाँ वो जिस खुंदक की बात कर रहे हैं कि मोदी जी को मुझसे खुंदक है, आम आदमी पार्टी से खुंदक है, वो मुझे क्रश करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहते हैं। और मेरा सवाल आपसे ये है अमरेंदु जी कि क्या मोदी को आम आदमी पार्टी से खुंदक है, कांग्रेस से खुंदक है, इंडिया गठबंधन से खुंदक है, या उन्हें लोकतंत्र से ही खुंदक है? वो किसको कुचलना चाह रहे हैं? ये जो आरोप लग रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल, उनकी शैली अलग है, उनकी भाषा अलग है, वो सीधे सीधे बात करते हैं। राहुल गांधी भी लेकिन यही बात करते आए हैं, हेमंत सोरेन ने भी यही सब कहा था, उद्धव ठाकरे भी यही कह रहे हैं, अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं, तमाम नेता इसी तरह की बातें कर रहे हैं। सबकी शैलियां अलग हैं, बात एक ही है। लेकिन तो यहाँ मोदी जिस और वो जिस खुंदक की बात हो रही है, क्या आपको लग रहा है कि वाकई ये अरविंद केजरीवाल को कुचलना चाह रहे थे, या लोकतंत्र को ही कुचलने की कोशिश है मोदी की, अगर ये जासूसी के आरोप सच हैं तो? और इन आरोपों में आप कितनी गंभीरता देखते हैं? देखिए समिता जी, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डेमोक्रेसी में कोई आस्था नहीं है, और ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही आस्था नहीं है, बल्कि उनका जो पूरा स्कूल ऑफ थॉट है, मतलब जिस स्कूल से वो आते हैं, जिस विचारधारा के स्कूल से आते हैं, उसकी ही लोकतंत्र में किसी तरह की कोई आस्था नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र के शत्रु रहे हैं और इस देश में राजतंत्र स्थापित करना चाहते थे। जब देश का संविधान लागू किया जा रहा था, उस समय इन्होंने इस देश के संविधान को लागू किए जाने का विरोध किया था और जगह जगह से उन्होंने मांग की थी मनुस्मृति को देश का संविधान बनाया जाए। इनका जो स्कूल ऑफ मतलब जो थॉट ऑफ स्कूल है, उसका ये एक विचार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी विचार से आते हैं, जिस मतलब जो विचार आरएसएस का विचार है, उस विचार से आते हैं, और उसकी लोकतंत्र से एक तरीके से कहा जाए दुश्मनी सी है। नरेंद्र मोदी के साथ में एक चीज़ और जुड़ जाती है कि वो उस थॉट ऑफ मतलब उस विचार से आने के साथ साथ कहा जाए कि वो व्यक्तिगत तौर पे ये समझा जाता है कि वो शायद कुछ तानाशाही प्रवृत्ति के भी हैं, जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी तमाम चीज़ें लागू की हैं, और जिस तरीके से वहाँ सेकंड लाइन लीडरशिप और थर्ड लाइन लीडरशिप है, उसको जिस तरीके से क्रश किया, उसको कुचला है, जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही, उससे समझा जा सकता है कि उनके मतलब व्यक्तित्व में कहीं से भी कोई लोकतांत्रिक मूल्य दिखाई पड़ते नहीं हैं। बाकी अब है कि नहीं है, अब ये तो वो जाने नहीं है कि नहीं है, लेकिन जो साफ दिखाई पड़ता है और जो उनका व्यवहार दुनिया में दिखाई पड़ता है, जो सामने आता है पब्लिक लाइफ में, उसका एक आकलन करके, ये जो निष्पक्ष आकलन करके समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के मूल मतलब जो व्यक्तित्व है, उसमें कहीं भी लोकतांत्रिक मूल्य दिखाई नहीं पड़ते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री सभाओं में भाषण करते हैं, प्रधानमंत्री जिस तरीके से सदन में रिएक्ट करते हैं, प्रधानमंत्री जिस तरीके से सदन से गायब रहते हैं, जिस तरीके से लगातार जो है सदन में जिस बिल पास कराए गए हैं, किस तरीके से बिल पास कराए गए, उसको देख करके साफ लगता है कि प्रधानमंत्री की लोकतंत्र में कोई आस्था किसी तरीके की नहीं है। तो ये तो समझा जा सकता है। अब जो अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं, और जो आपका सवाल था संबिता जी, सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि उस इंडिया ब्लॉक से जुड़े हुए हैं, जो इंडिया ब्लॉक इस समय लोकतंत्र को बचाने की, उस संविधान को बचाने की बात लेकर के चुनाव लड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां इंडिया ब्लॉक से हैं, चूँकि इंडिया ब्लॉक भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में गंभीर चुनौती पेश कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ये महसूस कर रही है कि उसकी सरकार भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चली जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि अच्छा, जेल जाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी, और उसके बाद फिर ये आरोप भी अरविंद केजरीवाल ने भी लगाया था, उनकी पार्टी के नेताओं ने भी आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि आप इंडिया गठबंधन को छोड़ दीजिए, वरना आपको जेल भेज दिया जाएगा। अब किसने दबाव डाला, किसने नहीं डाला, ये तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि डाला कि नहीं डाला, अरविंद केजरीवाल जानते होंगे किसने डाला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात का कोई खंडन मंडन नहीं हुआ कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो गलत है, या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि अरविंद केजरीवाल इंडिया ब्लॉक में ना रहें। अगर भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई आपत्ति नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो इंडिया ब्लॉक में रहे या ना रहे, तो भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए था भाई कहीं भी रहो, हमें क्या लेना है, हमारे साथ तो नहीं हो। तो बीजेपी कहती इस बात को, लेकिन बीजेपी की तरफ से समिता जी इस तरीके का कोई बयान मैंने तो कम से कम नहीं पढ़ा या देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा हो कि हमें कोई आपत्ति नहीं है अरविंद केजरीवाल इंडिया ब्लॉक में रहें या कहीं भी रहें।
तो इसलिए अरविंद केजरीवाल की ये बात सच लगती है कि उनकी शायद निगरानी कराई जा रही होगी। अब वो प्रधानमंत्री को फीड जारी थी कि नहीं जारी थी, ये तो अरविंद केजरीवाल बेहतर समझ सकते हो, प्रधानमंत्री जो है वो बेहतर जानते होंगे कि वो अरविंद केजरीवाल की निगरानी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। लेकिन ये आरोप बहुत गंभीर है शर्मिष्ठा जी। अगर देश के अंदर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जो सवाल था कि क्या उनको लोकतंत्र से खुंदक है प्रधानमंत्री को, तो साफ तौर पर समझाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत तौर पर लोकतंत्र से भी खुंदक है। एक आरएसएस के स्वयंसेवक होने के नाते तो उनकी खुंदक है ही लोकतंत्र के साथ, वो वैचारिक खुंदक है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर भी उनको, अगर आप किसी राजनेता का इस तरीके से अगर आप सीसीटीवी लगा करके उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और 13 अफसर वहाँ बैठ करके मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो बताया जाए कि वो फीड जो हो जा रही है प्रधानमंत्री कार्यालय को और प्रधानमंत्री उसको देख रहे हैं, तो ये समझा जा सकता है कि ये होगा। अरविंद केजरीवाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक शर्मिष्ठा जी जो कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के जो गिल्ट है, एक अपराध बोध जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, वो अपराध बोध ये है कि अरविंद केजरीवाल जिस मतलब उससे आते हैं स्कूल से, उसी स्कूल से आते हैं जिस स्कूल से नरेंद्र मोदी आए हैं, यानी कि वो जो एक विचारधारा के तौर पे अरविंद केजरीवाल उसी विचारधारा के ज़्यादा नज़दीक हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से कहा जाए कि वो था कि अरविंद केजरीवाल को तैयार किया गया था इसलिए कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, और ये नुकसान पहुंचा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। और ये जिस तरीके से उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ समझौता कर लिया और जो एंटी मोदी वोट या एंटी बीजेपी वोट है उसमें जो एक डिफेक्शन होना था, उसमें जो बिखराव होना था, उस बिखराव को अरविंद केजरीवाल ने रोक दिया। तो एक जो है वो अपराध बोध भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये भी हावी है। तीसरी एक बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से हमले करते हैं, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री को उनकी ही एक तरीके से कहा जाए भाषा में और शैली में उत्तर देते हैं, लेकिन सभ्य तरीके से अरविंद केजरीवाल उत्तर देते हैं, उसमें कहीं असभ्यता या अभद्रता नहीं होती है। जबकि प्रधानमंत्री जब अटैक करते हैं किसी भी राजनेता के ऊपर तो प्रधानमंत्री अभद्र भी हो जाते हैं और अशिष्ट तो मालूम पड़ते ही हैं एक तरीके से। तो ये दोनों में अंतर है। तो ये खतरा लगने लगा भारतीय जनता पार्टी को कि अरविंद केजरीवाल अगर चुनाव के दौरान बाहर रहेंगे तो प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे तो अरविंद केजरीवाल उसी में उसकी काट कर सकते हैं। और चूंकि इंडिया गठबंधन के साथ अरविंद केजरीवाल जुड़े हुए हैं तो इंडिया गठबंधन को इसका फायदा मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान होगा। और ये बात शर्मिष्ठा जी देखने को मिली है। अरविंद केजरीवाल जब जेल से आए और पहली उन्होंने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने जो बात छेड़ी, जो कहा उन्होंने कि 2 महीने बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा और नरेंद्र मोदी जो है वो अपने लिए नहीं अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसका कोई खंडन मंडन नहीं आया, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कि वो अपने लिए वोट मांग रहे हैं कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री को ये बात लगती है तो उनको जवाब देना चाहिए था। अमित शाह के जवाब का कोई उत्तर का कोई मकसद मतलब कोई महत्व इसलिए नहीं है। अमित शाह तो बहुत सी बातें कहते रहते हैं और जैसे अमित शाह ने कहा था कि हर हाल में CAA NRC लागू होकर के रहेगी। नरेंद्र मोदी ने बाकायदा रैली करके कह दिया कि किसी तरह की कोई चर्चा ही नहीं और नहीं लागू होगी। अमित शाह भी कह रहे हैं CAA NRC लागू होगी, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे उस पर लागू होगी कि नहीं होगी। तो अमित शाह ने कह दिया था नरेंद्र मोदी जो कुछ बोलते हैं वो जुमले हैं। हालांकि वो जुमले हैं या नहीं वो पता नहीं, नरेंद्र मोदी जानेगा, लेकिन अगर जुमले भी हैं तो जुमले के तौर पे ही कह देते कि मैं अपने लिए वोट मांग रहा हूँ और मैं अमित शाह के लिए वोट नहीं मांग रहा हूँ। इसके जो है कोई उत्तर नहीं आया। दूसरा जो उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया था शर्मिष्ठा जी, वो कहा था कि योगी आदित्यनाथ को 2 महीने के अंदर हटा दिया जाएगा अगर नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में आते हैं या भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आती है। इसका शर्मिष्ठा जी आज तक कोई भी उत्तर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से नहीं आया है कि क्या 2 महीने बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। तो ये जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने प्रहार किए, इससे समझा जा सकता है कि निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी के मन में या भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में अरविंद केजरीवाल को लेकर के एक संशय रहा है और एक ये कहा जाए कि उनके अंदर एक बेचैनी रही कि अरविंद केजरीवाल अगर नहीं टूटेंगे और डिप्रेशन में नहीं जाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। अब सोचा यह गया था कि अरविंद केजरीवाल चुनाव के दौरान जेल में रहेंगे, जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी करवाई गई। भाई अगर ये गिरफ्तारी 9 महीने पहले हो जाती, जब उनका पहली बार नाम आया था तो अब तक बाहर आ जाते, चुनाव में बाहर होते। लेकिन वो डिले इसीलिए किया गया कि चुनाव जब नज़दीक आए तब नज़दीक चुनाव में आकर के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जाए, ताकि अदालतों में जब मामला जाए तो लंबी अदालती जो प्रक्रिया हमारे यहाँ होती है उसमें चुनाव निकल जाए, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहें। यही हेमंत सोरेन के साथ किया गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील जो अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी दलीलें कुछ इस तरीके की थी और उन्होंने दिमाग कुछ इस तरीके का लगाया कि अरविंद केजरीवाल समय से पहले आ गए और चुनाव बीच मतलब दिल्ली में तो चुनाव जब शुरू हुआ अरविंद केजरीवाल बाहर मौजूद हैं।
तो अब ये भारतीय जनता पार्टी के लिए समिता जी एक परेशानी बढ़ गई है कुल मिलाकर के। तो अरविंद केजरीवाल जो बात कह रहे हैं कि मेरी निगरानी कराई जा रही थी और इस तरीके से CCTV कैमरे लगाए जा रहे थे, ये बात समिता जी कोई साधारण सा व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है कि अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई निश्चित तौर पे है। और अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री को स्वयं इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है। तो उनको ये जवाब देना चाहिए कि मैंने किसी तरीके की कोई जासूसी अरविंद केजरीवाल की नहीं कराई और मैं जासूसी कराना भी नहीं चाहता हूँ। ये जवाब नरेंद्र मोदी को देना चाहिए, जो कि नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और अरविंद केजरीवाल को लेकर के नरेंद्र मोदी कुछ बोले नहीं है। आप देखिए सर मित्रा जी, होता क्या है कि राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, राहुल गांधी के कुछ बोलने के बाद नरेंद्र मोदी जो है वो भले ही राहुल गांधी का नाम ना लेते हो, शहजादे कहते हो, कुछ भी कहते हो, कुछ ना कुछ कह करके राहुल गांधी के ऊपर प्रहार करते हैं। अरविंद केजरीवाल इतना बोल चुके हैं, मैंने अभी तक नहीं सुना कि नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हमला किया हो, क्योंकि जानते हैं कि राहुल गांधी सभ्यता में और पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं, वो पॉलिसीज़ के जवाब देंगे, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की राहुल गांधी कोई जवाब किसी तरीके का नहीं देंगे। तो इसलिए राहुल गांधी का नाम लेकर के कुछ भी बोला जा सकता है। अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ इसलिए नहीं बोला जा सकता कि अरविंद केजरीवाल उससे ज़्यादा मारक तरीके से मार करेंगे जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। ये नरेंद्र मोदी की जो है वो परेशानी और इसीलिए समझा जा सकता है कि शायद अरविंद केजरीवाल की जासूसी कराई जा रही होगी, जैसा कि उनका आरोप है। उसके पीछे कारण यही है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को मानसिक तौर पर तोड़ दिया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो खतरा पैदा हो रहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ करके अरविंद केजरीवाल जो कमाल करेंगे, उससे किसी तरीके से निपटा जा सकता है। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने मोदी की दुखती रग समझ भी ली है और उसी पर हाथ भी रख दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कुछ बोलूंगा और अगर वो उसका जवाब नहीं देंगे तो फिर केजरीवाल की बात ही ऊपर रहे। जब तक मोदी की ओर से कोई खंडन नहीं आता, और मुझे नहीं लगता कि अब तक नहीं आया तो आगे भी आएगा, क्योंकि वो तो कुछ बोलने में यकीन रखते नहीं है, वो केवल अपने मन की बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर केजरीवाल ने जो जासूसी का एक गंभीर आरोप लगाया है, अमरिंदु जी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला भी अभी कोर्ट में है और हो सकता है अगले हफ्ते में इसमें सुनवाई भी हो जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो बार बार यही कह रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी ही गलत है और इसको लेकर वो बाकायदा कोर्ट में उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे जमानत नहीं चाहिए, आप मेरी गिरफ्तारी को ही गलत जो मैं कह रहा हूं आप उस बात पर वो करिए। तो फिर अदालत ने ये उनको अपनी ओर से जमानत दी कि भाई चुनाव प्रचार करने का हक उनको है और वो बाहर आएंगे। ये एक तो बड़ा सेटबैक था ईडी के लिए। लेकिन अब केजरीवाल ने ये जो जासूसी वाली बात उठाई है, और आपको याद होगा कि संजय सिंह ने भी मेरा ख्याल है 25-26 अप्रैल के आसपास उन्होंने पीएम को भी एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि उनको अरविंद केजरीवाल की वहां जासूसी कराई जा रही है, उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, और उन्होंने इस तरह के गंभीर आरोप लगाए थे कि ये कोई बड़ा उसके पीछे हाथ है, ये भी संजय सिंह ने कहा था। तो ये जो तमाम आरोप है, तब तो अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो इस बात को आई गई किया जा सकता था, लेकिन अब खुद केजरीवाल ने जब ये कह दिया है कि 1-2 नहीं बल्कि 13 ऑफिसर्स उन पर निगरानी रख रहे हैं और खुद पीएमओ तक इसका फीड जा रहा है, मतलब कि मोदी भी ये देख रहे हैं कि केजरीवाल कब क्या कर रहे हैं। ये जो जासूसी वाली बात है, क्या आपको लगता है कि अदालत में हफ्ते फिर से उठेगा, मतलब जब फिर से सुनवाई होगी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है या सही, तो एक तो गिरफ्तारी की टाइमिंग, गिरफ्तारी की मंशा, इन पर तो सवाल उठेंगे, और जब मंशा की बात उठेगी तो क्या ये जासूसी वाला पॉइंट अभिषेक मनु सिंघवी इसको किस तरह से उठा सकते हैं, किस तरह से इस पर ईडी को घेर सकते हैं या सरकार को घेर सकते हैं? सत्ता जी, देखिए, सरकार को तो घेर सकते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जो गिरफ्तारी पे मसला है उसमें इसकी चर्चा कम होगी, बल्कि ये हो सकता है कि किस तरीके से गिरफ्तारी के दौरान जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा है और ईडी की मंशा ठीक नहीं है। ये इस मसले को लेकर के आ सकते हैं और ये बता सकते हैं कि चूंकि पूरी तरीके से राजनीतिक मसला है, जो कहा भी है कि ये राजनीतिक है पूरी तरीके से गिरफ्तारी, और इसका कोई कानूनी नहीं है, या आपराधिक कोई केस नहीं है और इसमें कहीं अपराध नहीं बनता है, तो किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को, ये निश्चित तौर पे एक दलील उसमें बन सकती है। कि आप देखिए कि सीक्वेंसेस जो जोड़े जा रहे हैं, और सीक्वेंसेस जोड़े जाते हैं समिता जी, अपराध संहिता जो होती है, अपराध प्रक्रिया जो होती है, उसकी जब विवेचना की जाती है तो उसमें सीक्वेंसेस जोड़े जाते हैं कि क्या क्या घटनाएं हुई और उन घटनाओं का किस तरीके से जो है वो अपराध से कोई वास्ता है कि नहीं है, या संबंधित केस है उससे कोई वास्ता है कि नहीं है। तो उसमें यह जोड़ा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से परेशान करने की कोशिश की गई।
हालांकि जो इंसुलिन वाला मसला था समिता जी, ये तो लोअर कोर्ट से खारिज हो गया, मतलब अदालतों से भी अगर इस तरह की चीज़ें आएँ, एक व्यक्ति के स्वास्थ्य का मसला जो है वो आप मतलब वो विचाराधीन कैदी हैं। अरविंद केजरीवाल विचाराधीन कैदी थे, सजा याफ्ता कैदी भी नहीं थे, और अगर सजा याफ्ता कैदी भी है तो कैद में जो है वो अगर मान लीजिए उम्र कैद भी है तो उसमें ये नहीं है कि कैद आपको तब तक रहेगी जब तक आप मर नहीं जाएंगे। तो ये जो जिस तरीके से इंसुलिन को लेकर के अमानवीयता बरती गई, वो इंसुलिन का मसला निश्चित तौर पे ये एक व्यक्ति के जीवन के साथ खिलवाड़ का मसला है। मुझे लगता है कि इस पे अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को, उनके अरविंद केजरीवाल के परिजनों को इस पे एक्शन लेना चाहिए, और जो जेल के अधिकारी हैं उनके खिलाफ इसको मुकदमा करना चाहिए कि ये व्यक्ति की जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि क्या अरविंद केजरीवाल को एक तरह से कहा जाए वो ख़त्म करने की साजिशें हो रही थी, जैसे कि आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए थे, अपनी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इंसुलिन के मसले को लेकर के, और यही आरोप थे कि अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिशें रची जा रही हैं, जिस तरीके से उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक मसला बन सकता है, लेकिन इसका जो आगे सुनवाई होगी उसमें इसकी दलील दी जा सकती है समिता जी, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को परेशान करने की कोशिशें की गई, किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, ये निश्चित तौर पे बनता है। लेकिन समिता जी, कानूनी तौर से पक्ष से हट करके अगर देखा जाए कि अगर इसका कानूनी कोई महत्व है कि नहीं है, इस केस में जिसमें इनकी सुनवाई होनी है इसका कोई महत्व है कि नहीं है, लेकिन ये एक राजनीतिक मुद्दा निश्चित तौर पर है, व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मुद्दा निश्चित तौर पर है कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता है, जीने का अधिकार जो है सबको है, और जब तक कि वो सजा याफ्ता नहीं है, उनको सजा नहीं हो जाए कि आपको साहब मरने तक आपकी कैद है, जब तक इस तरह की कोई सजा नहीं हो जाए तो तब तक आप किसी को मार नहीं सकते। चूँकि इंसुलिन ना देना एक डायबिटीज़ के मरीज़ को, इसका मतलब कि उसकी आप हत्या की साजिश रचना है, निश्चित तौर पे ये समझा जा सकता है। तो अब वो है कि ये साजिश आपने की या नहीं की, वो अलग का मसला है कि आपने साजिश किया नहीं की, मतलब जेल के अधिकारियों ने वो साजिश किया नहीं की, ये अलग का मसला है, ये जांच का विषय हो सकता है कि ये अरविंद केजरीवाल के आरोप सही हैं या गलत हैं। लेकिन ये इस पर शंकाएँ तो उठ सकती हैं कि इसके पीछे क्या कोई एक तरह से कहा जाए वो मंशा थी इस तरीके की, जो कि आरोप अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी लगा रही है कि उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये तो समिता जी समझा जा सकता है। कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल का मसला जो है समिता जी, और जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नैतिक दायित्व बनता है कि वो इसका उत्तर दें, चूँकि ये बहुत गंभीर किस्म का आरोप है, और व्यक्तिगत तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाया गया है कि पीएमओ में उसकी फीड भेजी जाती थी उनकी जासूसी की, और प्रधानमंत्री उसको देखते थे। ये अरविंद केजरीवाल ने समिता जी कहा है, और ये भी आरोप है कि साहब वो ये चाहते थे कि मैं टूट के आऊँ कि नहीं टूट के आऊँ। तो ये तो समिता जी समझा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है अरविंद केजरीवाल टूट जाएंगे तो उसके दो फायदे होंगे, दिल्ली में सरकार गिरा दी जाएगी, फिर पंजाब की सरकार गिरा दी जाएगी, इंडिया गठबंधन की मजबूती जो हो गई है उसको नुकसान पहुंचेगा, और रास्ते का कांटा भी जो वो हट जाएगा, जो कि उसी विचारधारा के स्कूल से आता है जिससे नरेंद्र मोदी आते हैं। तो उसी विचारधारा के स्कूल के अंदर का कोई प्रतिद्वंदी पैदा हो रहा है तो उसको नष्ट किया जाए, तो ये समझा आसानी से जा सकता है। तो अरविंद केजरीवाल के आरोपों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सत्यता देखी जा सकती है, समझी जा सकती है, लेकिन उनके आरोप सही हैं या नहीं है ये जाँच का विषय है। प्रधानमंत्री को इस पर निश्चित तौर पर रिएक्ट करना चाहिए और अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए समिता जी। बिल्कुल, क्योंकि आरोप लगा है तो जिस पर आरोप लगाया गया है वो कुछ तो बोलता ही है, कुछ तो प्रतिक्रिया देता है कि हाँ मैंने करवाया, बताओ क्या कर लोगे, या ये बोलेगा कि नहीं मैंने नहीं करवाया, या अभी झूठ बोल रहे हैं। कुछ भी हो, मोदी जी को बोलना तो चाहिए, लेकिन दिक्कत यही है कि वो बोलते भी नहीं है, ना वो अपनी कोई नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं। और जहां तक इंसुलिन की बात आपने की अमरेंदु जी, तो हमने देखा है कि फादर स्टेन स्वामी की किस तरह से जेल में डेथ हो गई, क्योंकि उनको स्ट्रॉ चाहिए था, वो उनको गंभीर बीमारी थी और वो ये अशक्त भी थे, उम्र भी थी उनकी, लेकिन उनको आखिर तक वो मुहैया नहीं कराया गया और वो जेल में बड़ी अमानवीय परिस्थितियों में उनकी मौत हुई। ये सब हमने देखा है। और उसके बाद जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अगर ये बोल रहे हैं कि उनका शुगर इतना बढ़ जाता था और इंसुलिन की उनको जरूरत थी, लेकिन इस चीज को भी अगर आप राजनीति में ले आए तो फिर ये लोकतंत्र भी नहीं बोलना चाहिए, अमानवीयता है, क्योंकि आपको ना लोकतंत्र की कद्र है ना इंसानियत की कद्र है, ये ऐसा लग रहा है। और जो संजय सिंह के आरोपों की मैं बात कर रही थी, तो उन्होंने ये लिखा था कि तिहाड़ जेल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए यातना गृह बना दिया गया है। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पीएमओ और एलजी साहब द्वारा 24 घंटे केजरीवाल पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, जैसे मानो कोई बहुत बड़ा जासूस जासूसी करा रहा हो। ये बात थी अप्रैल की। उसके बाद एक आरोप ये भी लगा था कि केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारी जो हैं
वो सादे कपड़ों में घूमते हैं और वो उस पर निगरानी रखते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने ऐसे आरोपों से इनकार किया। तो जैसे दिल्ली पुलिस ने इनकार किया, वैसे ही इनकार की उम्मीद तो हम मोदी से भी कर सकते हैं, लेकिन मोदी से लगता है कि कोई उम्मीद करना ही बेकार है और वो उन्होंने अब तक इस बात का जवाब नहीं दिया है। तो अब ये तय है कि केजरीवाल अपनी जासूसी के इस मुद्दे को अब चुनाव प्रचार में भी जरूर उठाएंगे और भुनाएंगे। और मोदी पर इससे पहले भी चाहे पेगासस का मामला हो, चाहे गुजरात में एक वो महिला के टेलीफोन कॉल का, तो वो मतलब जासूसी के आरोप तो उन पर पहले भी लगते रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस बार जो जासूसी के आरोप खासकर केजरीवाल ने लगाए हैं उस पर मोदी कैसे फंसेंगे, क्योंकि केजरीवाल मोदी को बिल्कुल तुर्की व तुर्की जो कहते हैं कि बिल्कुल बराबरी से उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की शैली में, उन्हीं के अंदाज में जवाब देना जानते हैं। और इसीलिए शायद केजरीवाल सबसे ज्यादा खटक रहे थे। आम आदमी पार्टी पर कई बार आरोप लगता रहा कि वो बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि ये जब तक ये टीम रहेगी हमारी तब तक कांग्रेस को हम हटाने में हमको मदद मिलती रहेगी। लेकिन बीजेपी की उम्मीदों के खिलाफ ऐसा हुआ कि इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल शामिल हो गए, आम आदमी पार्टी शामिल हो गई और दिल्ली में अब जिस तरह से मिलकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव लड़ रहे हैं उसमें अब उम्मीद नहीं लग रही कि बीजेपी के हाथ कुछ खास आने वाला है और उसके प्रत्याशियों के लिए इस बार चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये बात अब मोदी को भी नजर आ रही है। इस बीच भ्रष्टाचार का भी जो सवाल उठा है, जिस मामले पर आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेताओं को जेल भेजा गया है, वो जेल किस तरह से भेजा गया। अब आम आदमी पार्टी के प्रचार के अपने तरीके हैं, लोगों को समझाने के अपने तरीके हैं। तो अभी उन लोगों ने एक प्रहसन करके या मंच पर एक नाटक करके ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग टुकड़ों में समझा रहे हैं कि कैसे संजय सिंह को जेल भेजा गया, कैसे सत्येंद्र जैन को जेल भेजा गया, कैसे मनीष सिसोदिया को भेजा गया, कैसे अजीत पवार वॉशिंग मशीन से धुल के बाहर आ गए, कैसे हेमंत बिस्वा शर्मा धुल के बाहर आ गए। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि उन्होंने ये बताया कि कैसे केजरीवाल को जेल भेजा गया। उसका पूरा एक ड्रामा स्किट से एक की है आम आदमी पार्टी ने, इसको देख लेते हैं। उसको बुलाओ वो जो इनके मौत नारेबाजी करता है, रुके ना दो, झुके ना दो। हाँ उसको लाओ, वो बहुत बदमाश है, उसने बहुत उधम मचा रखा है। ये है इनका सरगना, मैं बता रहा हूं सबसे ज्यादा शोर यही मचाता है। ये भारत माता की जय, वंदे मातरम, इसके पास कोई काम नहीं है। रुके ना जो, झुके ना जो, हम वो इनकलाब हैं। तुम्हारा इलाज हमारे पास है। सुनो, ये जो नारे लगा रहे हैं ना, यही सब जेल भेजेंगे तुम्हें, इन्हीं के चक्कर में जेल जाओगे तुम। एक ही मांग रहे हैं, अडानी ये इन्हीं के चक्कर में अंदर डालना है, जेल में डालना है, बस उसी मांग कर रहे हैं। बस ये अंबानी अदानी के पीछे इसका टेप रिकॉर्डर वहीं, इसकी सुई वहीं फंसेंगी। अंबानी अदानी, अंबानी अदानी। अरे कुछ काम करो तुम अपना। देखो वो जो लोग नारे लगा रहे ना, ये सब बदमाश है, कर्नाटका से कुछ नहीं होता, फंसाएंगे, जेल में तुम जाओगे। तुम जाओ मशीन में जाओ, नहा धो के आओ, तुम्हें हम मंत्री बनाएंगे। अरे लेके जाओ, चलो 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 आराम से। अबे 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 आराम से, आराम से, आराम से, अरे आराम से, सुल्तानपुर के बिगड़ना जाए। ये इसको डालो जेल में, बदमाश नहीं मानो। चलो इसको भी चलो, संजय सिंह को भी जेल में डालो, इसको अंदर सड़ाओ इसको। चलो, और एक दूसरे से बात करनी भी। तो ये थे संजय सिंह को किस तरह से जेल में डाला गया। ऐसे इन लोगों ने ये भी बताया कि अरविंद केजरीवाल को, मतलब एक और सीबीआई है, एक और ईडी है, कोट पहन के बाकायदा और काला चश्मा लगा के, मतलब यहाँ वो मजाक भी उड़ा दिया इन संस्थाओं का कि ये किस तरह के, बिल्कुल जो फिल्मों में होते हैं कि एक माफिया होता है और उसके पीछे 2 उसके चमचे होते हैं, उस तरीके के किरदारों में इनको दिखाया गया है। ईडी और सीबीआई को, एक और वॉशिंग मशीन, दूसरी ओर जेल, और बीच में आम आदमी पार्टी के एक सूत्रधार जैसे सौरभ भारद्वाज खड़े होकर बता रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन में धुलाकर साफ किया जा रहा है और जो भ्रष्टाचार नहीं किया लेकिन जो सरकार के आगे झुका भी नहीं, उसको कैसे जेल भेजा। अमरेंद्र जी क्या कहेंगे कि आम आदमी पार्टी का ये जो तरीका है प्रचार का या लोगों को समझाने का, ये कितना अपील कर सकता है इन चुनाव के वक्त में जनता पर? शर्मित्रा जी, आपको याद होगा कि सफदर हाशमी एक बड़े नुक्कड़ नाटक, एक तरह से कहा जाए, उस परंपरा को उन्होंने भारत में जीवित किया। और नुक्कड़ नाटकों की परंपरा एक तरह से कहा जाए तो सफदर हाशमी की हत्या के बाद जो थी वो शुरू हुई। और मुझे ध्यान पड़ता है वो 1 जनवरी थी जब उनकी हत्या हुई थी
और जी। गाजियाबाद में हत्या हुई थी और नगर निगम के चुनाव थे उसमें हत्या हुई थी उनकी। तो नुक्कड़ नाटकों की परंपरा जो थी वो उस समय से काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई और नुक्कड़ नाटक एक तरीके से कहा जाए वो राजनीति में भी अपनी बात कहने का एक हथियार बन गए थे और नुक्कड़ नाटकों के ज़रिए जनता तक जो थे बहुत से राजनीतिक संदेश दिए जाते थे। चूँकि आम आदमी पार्टी जो है वो पहले एनजीओ के रूप में काम करते रहे, इनके तमाम लोग जो थे अलग अलग एनजीओ बना करके काम करते थे, तो वो कहीं ना कहीं वो उस परंपरा से थोड़े से जुड़े हुए हैं। वो नाटकों की जो परंपरा है या नुक्कड़ नाटकों की परंपरा है उससे जुड़े हुए हैं। ये परंपरा थोड़ा थोड़ा लुप्त होती जा रही थी। जब से फर्जी राष्ट्रवाद का उभार शुरू हुआ तो लोगों को समय ही नहीं मिला और ख़ासतौर से इलेक्ट्रॉनिक युग आया और गैजेट्स जब आए, मोबाइल जब आए, तो ये परंपरा एक तरीके से लुप्त होने लगी कि जनता जो है वो इन नाटकों के जरिए भी कोई संदेश पाए। लेकिन ये इस तरीके की चीज़ें फिर से पुनर्जीवित की जा रही है, तो एक तो ये इसलिए बधाई के पात्र बनते हैं कि आप एक कला जो है उसको भी आप जीवित कर रहे हैं, एक विधा जो है उसको आप जीवित कर रहे हैं, तो ये तो एक उसका पक्ष हो गया संयुक्ता जी। दूसरा इसका पक्ष जो है कि इसके जरिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो मित्र अंबानी और अडानी जो हैं उनके ऊपर आम आदमी पार्टी ने भी जिस तरीके से हमले अब शुरू कर दिए हैं। हालांकि संजय सिंह व्यक्तिगत हैसियत में कहा जाए तो वो सदन में लगातार अडानी के खिलाफ नारेबाजी करते रहते और उनकी एक तरीके से कहा जाए वो गिरफ्तारी जो है वो उसी का दुष्परिणाम है कि जब वो सदन के अंदर जब नरेंद्र मोदी अपनी छाती पीट रहे थे कि मैं एक अकेला सब पे भारी, तो उस समय संजय सिंह और मनोज कुमार झा और तमाम जो लोग थे वो नारे लगा रहे थे मोदी अडानी भाई भाई और क्या देश बेच के खाई मलाई, इस तरीके कुछ नारे लगा रहे थे। तो उसी का परिणाम समझा जाता है कि संजय सिंह को भेजा गया। लेकिन इसके ज़रिए जो है आम आदमी पार्टी ने जो नरेंद्र मोदी और अडानी और अंबानी के ऊपर जो प्रहार किए हैं और ये बताने की कोशिश की है कि अडानी का नाम लेकर के जो सौरभ भारद्वाज कहते सुने जा रहे हैं कि इसकी टेप जो है वो अडानी अंबानी पे अटकी हुई है, तो ये जिस तरीके से प्रहार किए हैं तो ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा परेशानी पैदा करने वाले हैं। राहुल गांधी का भी कल समिता जी एक और वीडियो वायरल हो रहा है, वो अमौसी हवाई अड्डे पर उतरते हैं और बताते हैं कि भाई ये चौधरी चरण सिंह के नाम पे हवाई अड्डा था, इसको जो है किस तरीके से बेच दिया गया अडानी को। फिर अडानी पे जो कौन सी वो आकाशा या क्या एयरलाइंस है, इसके बारे में बात करो, ये कौन सी आकाशा है। वो देखा तो आकाशा जो है वो प्रधानमंत्री के दूसरे मित्र हैं राकेश झुनझुनवाला जो नहीं रहे इस दुनिया में, वो उनकी एयरलाइंस बताई जाती है जो कि प्रधानमंत्री हाथ बांध करके खड़े हुए, फोटो बहुत वायरल हुआ था राकेश झुनझुनवाला के सामने। तो यानी कि अडानी जो है वो इस एक तरीके से कहा जाए समिता जी वो इस चुनाव के केंद्र में आ गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कह रहे थे कि टेम्पो में भर भर के अडानी अंबानी जो हैं वो काला धन कांग्रेस को भेजा करते थे, लेकिन वो कांग्रेस को काला धन बेचते थे नहीं बेचते थे इसकी जांच नहीं करवा पा रहे प्रधानमंत्री। लेकिन अडानी अंबानी इस बहाने जो है फिर से चर्चा में ले आए और इसके लिए प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद बनता है कि अडानी अंबानी फिर से चर्चा में आ गए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी पैदा हो रही है। तो जिस तरीके से समिता जी आम आदमी पार्टी इस तरीके की चीज़ें कर रही है और ये अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से सीधे सीधे प्रहार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, एक पार्टी के तौर पे प्रधानमंत्री की नीतियों पे उस तरीके से हमलावर है जो एक तरीके से नीतियां जो है प्रधानमंत्री की वो देश बेचने की कही जाती हैं। राहुल गांधी जिन बातों को लेकर के हमला कर रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, राहुल गांधी को समिता जी जो बड़ी बात जो है वो ये कि राहुल गांधी की इन बातों को आम आदमी पार्टी का भी पूरा समर्थन और सहयोग मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से ये नृत्य जो है नाटिका जो है करके प्रस्तुत करके इन्होंने जो है अडानी अंबानी को केंद्र में लेकर के आम आदमी पार्टी आई है। यानी राहुल गांधी का एजेंडा जो है शर्मिष्ठा जी वो एक तरीके से तैयार हो रहा है और देश के अंदर इस एजेंडे की धूम एक तरीके से समझी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री के मुंह से अब नहीं निकल सकता अडानी और अंबानी, और अगर निकलेगा तो प्रधानमंत्री और ज़्यादा घिरते हुए नजर आएंगे। मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री को फिर एक बार अडानी अंबानी का नाम लेना चाहिए, चूँकि वो ले चुके हैं, खुद एक बार ले चुके हैं, उनको लेना चाहिए अडानी अंबानी का नाम। कम से कम जवाब ही देने चाहिए राहुल गांधी के और आम आदमी पार्टी के अडानी अंबानी को लेकर के जो है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो नहीं लेंगे समिता जी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी अब तो बिल्कुल बचेंगे अदानी अंबानी का नाम लेने से, क्योंकि एक बार जब उन्होंने नाम ले लिया और वो भी चौथे चरण के मतदान के पहले, तो उसका नुकसान उनको तुरंत ही देखने मिल गया था और बहुत उस पर चर्चा हो गई थी, तो उसको उनका नुकसान समझ में आ गया। तो अब वो कुछ भी बोलेंगे तो शायद कम से कम अदानी अंबानी के मामले में सोचकर ही बोलेंगे। और आज ये जो आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन है बिल्कुल सही है, क्योंकि राहुल गांधी की बात को कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करता हुआ या उनके साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। और अदानी अंबानी को लेकर आज भी जब राहुल गांधी के जिस अमौसी एयरपोर्ट जो लखनऊ का एयरपोर्ट है चौधरी चरण सिंह के नाम पर, उन्होंने बताया कि मैं अब यहाँ लैंड कर रहा हूँ और ऐसे 50 एयरपोर्ट जो है देश के को दे दिए गए। और ये पता लगाने वाली बात है कि कौन से टेम्पो में भरकर
कौन से रैपिड टेम्पो थे, उन्होंने ये बोला राहुल गांधी ने। और जब वो ये पूरी बात बोल रहे हैं तो कांग्रेस भी अब थोड़ी क्रिएटिव हो गई है, उसके कैंपेन्स तो बहुत अच्छे आ ही रहे हैं। राहुल गांधी का जो वीडियो है तो पीछे पूरी जो म्यूजिक चल रही है वो स्कैम 92 एक जो सीरीज आई थी हर्षद मेहता के ऊपर, उसकी जो म्यूजिक है वो उसमें उन्होंने ले ली है। और ये ताकि लोगों के दिमाग में ये कहीं आए कि हाँ ये उस म्यूजिक को सुनते ही ध्यान आए कि कोई बड़ा घोटाला हुआ था और जिसमें लाखों करोड़ों की चपत भारतीय जनता को लगी थी। अब राहुल गांधी का ये वीडियो है या चाहे अरविंद केजरीवाल की जो बातें हैं, भ्रष्टाचार के आरोप, इसमें बुरी तरह से मोदी गिरते जा रहे हैं। और अमलिंदु जी, इस बीच हम देख रहे हैं कि शेयर बाजार भी अपनी कहानी कह रहा है। इस मई महीने में ही करीब 22,800 करोड़ रुपए जो हैं वो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने जो है निकाल लिए हैं। आपने चूंकि बात की थी वो आकाशा एयरपोर्ट मतलब एयरलाइंस की जो बात की थी, तो राकेश झुनझुनवाला शेयर बाजार के किंग ही थे, मतलब वो जैसा बोलते थे उसी हिसाब से सारी चीजें होती थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो कारोबार है या जो तरीका है वो तो कहीं ना कहीं चल ही रहा है। और मोदी उनके साथ जिस तरह से बिल्कुल खड़े थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी राकेश झुनझुनवाला की, तो वो बैठे हुए थे, लेकिन मोदी उनके सामने बैठे नहीं थे, वो खड़े होकर जिससे बात कर रहे थे, तो उससे समझ में आता है। एक और मुकेश अंबानी मोदी की पीठ पर हाथ रखते हैं, राकेश झुनझुनवाला के सामने आप खड़े होते हैं, आकाशा एयरलाइन बिल्कुल खड़ी हो जाती है, तुरंत ही चालू हो जाती है। और उसके बाद देश के 50 एयरपोर्ट जो है वो अदानी को दे दिए जाते हैं। और वहां पर राहुल गांधी के वीडियो में एक वो भी बताया गया कि वहां जो टीवी चल रहा था उसमें भी अदानी का एक विज्ञापन भी चल रहा था। तो ये कुल मिला के कि सारी चीजें देश की कैसे अदानी के हवाले हो गई है, ये तो अब जनता के सामने आ गया है। और अब जो शेयर बाजार जो कहानी कह रहा है, तो यहाँ दोनों बातें हैं कि एक और जनता को सच समझ में आ रहा है और दूसरी ओर दुनिया में भी शायद ये संदेश जा रहा है कि मोदी अब जा रहे हैं, जाएंगे तो मोदी ही। क्या ये बात अब आपको भी सच होती नजर आ रही, खासकर शेयर बाजार की हालत देखकर? और जो भ्रष्टाचार के आरोप अब इस समय जिस तरह से लगे हैं मोदी सरकार पर, वो भी जाहिर हो रहे हैं। और केजरीवाल का अब ये जो जासूसी का जो आरोप है, क्या इन सब के बाद हम ये कह सकते हैं कि जाएंगे तो मोदी ही? मित्रा जी, देखिए, जो 4 चरण के मतदान हो चुके हैं उससे जो सूचनाएं आ रही हैं और जनता का जो रुझान मालूम पड़ रहा है, उससे समझा जा सकता है कि मोदी जी जा चुके हैं। क्योंकि अब जो 3 चरण बचे हैं, जो उसमें नुकसान हो गया है भारतीय जनता पार्टी को, उसकी भरपाई अब इसमें किसी भी तरीके से संभव नहीं है। 100% सीटें भी आ जाए तब भी संभव नहीं है, तो जो कि संभव नहीं है किसी भी तरीके से। तो ये तो समझा जा सकता है कि मोदी जी जा रहे हैं। अब जिस तरीके से मुद्दे बनते जा रहे हैं समिता जी, ये मुद्दे आने वाले समय में प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा परेशान करेंगे। जाहिर सी बात है कि अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने वीडियो अपना जारी किया, आम आदमी पार्टी ये वीडियो जारी कर रही है, अखिलेश यादव भी इसको लेकर के सवाल कर रहे हैं कि किस तरीके से देश को बेचा जा रहा है। यानी कि तमाम लोग जो हैं वो इसको लेकर के, जो विपक्ष के खासतौर से इंडिया ब्लॉक के लोग हैं, वो प्रधानमंत्री की आर्थिक नीतियों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हमलावर हैं। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के अंदर से प्रधानमंत्री की आर्थिक नीतियों को लेकर के एक तरीके से कहा जाए असंतोष के सुर जो हैं वो उठते रहते हैं, जिनमें खासतौर से जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं वो लगातार प्रधानमंत्री की आर्थिक नीतियों को लेकर के आलोचना करते रहते हैं कि वो लगातार ये चीज़ें आती हैं। तो ये तो समिता जी समझा जा सकता है कि ये मुझे लगता है कि शायद पिछले कई दशक में पहला चुनाव है जिसमें आर्थिक नीतियाँ किसी सरकार की या किसी प्रधानमंत्री की आर्थिक नीतियाँ जो हैं वो चुनाव का मुख्य केंद्र बिंदु बन चुकी हैं और इन आर्थिक नीतियों पर बातचीत हो रही है। हम लोग समिता जी बहुत पहले इस बात की चर्चा करते रहते थे, जब हम लोग शाम को न्यूज़ पॉइंट करते हैं और जब अडानी का मसला चल रहा था, राहुल गांधी की सत्ता जिस समय गई थी, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि अडानी जो है वो अब चुनाव तक केंद्र बिंदु में रहेंगे। अडानी चुनाव के बीच में से ओझल नहीं होंगे, अडानी रहेंगे केंद्र। और वो हम देख रहे हैं कि अडानी जो है वो केंद्र में हैं, चुनाव के मतलब बीच में अडानी हैं। प्रधानमंत्री भी अडानी को लेकर के आ रहे हैं, विपक्ष भी अडानी को लेकर के आ रहा है। इसका मतलब अडानी के इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें घूम रही हैं और अडानी किस तरीके से देश के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये भी चीज़ें विपक्ष जो है वो लगातार जनता के सामने रख रहा है। तो इसमें अगर प्रधानमंत्री की हार होती है या भारतीय जनता पार्टी की हार होती है समिता जी, तो इसमें एक बहुत बड़ा हाथ प्रधानमंत्री की उन नीतियों का भी होगा, उन आर्थिक नीतियों का होगा जो कहीं ना कहीं अडानी को या अंबानी को या कुछ और खास पूंजीपति हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने वाली उनकी नीतियां हैं और जिसका जनता के ऊपर उल्टा असर पड़ता है या ख़राब असर पड़ता है या जनता की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। तो वो नीतियाँ जो वो भारतीय जनता पार्टी की हार का एक कारण बनेंगी। चूँकि भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव है हिंदू मुसलमान और सांप्रदायिक विभाजन का, वो चल नहीं पा रहा समिता जी, और विपक्ष अपने इन मुद्दों पे कायम है और इन मुद्दों को लगातार उठा रहा है और चुनाव पूरा जो है इन मुद्दों के ऊपर केंद्रित हो गया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियाँ जिससे देश तबाह हो रहा है, किस तरीके से संविधान के ऊपर खतरा है, किस तरीके से लोकतंत्र के ऊपर खतरा है, किस तरीके से आरक्षण के ऊपर खतरा है,
और रोजी रोटी रोजगार के मसले, ये सारे चुनाव के केंद्र बिंदु में आ गए हैं। तो ये समझा जा सकता है कि जाएंगे तो मोदी ही। अब कहाँ जाएंगे, द्वारका जाएंगे कि गुजरात जाएंगे कि किसी द्वीप पर जाएंगे कि झोला उठा के जाएंगे, ये तो मोदी जाने, उनका काम जाने। लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता ने शायद तय कर दिया है कि 4 जून को अच्छा एक सेलिब्रेशन जो प्रधानमंत्री की विदाई का, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई का, ये जनता करेगी, ऐसा हम समझ सकते हैं। जो अभी तक सूचनाएं आ रही हैं, अब जनता करती है नहीं करती है जनता के ऊपर है, हम कोई जनता को ऊपर कुछ थोपने वाले थोड़ी हैं। तो लेकिन जो जनता से सूचनाएं आ रही हैं, उन सूचनाओं के आधार पर हम समझ सकते हैं कि 4 जून को प्रधानमंत्री जा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि लिख करके ले लो 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो राहुल गांधी राजनेता है, वो दावा कर सकते हैं, हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन हम विश्लेषण अवश्य कर सकते हैं। जो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी 4 जून को जा रहे हैं समझते हैं। जी, क्योंकि 4 चरणों के जो चुनाव हुए हैं और उनसे जो जमीनी स्तर से खबरें आ रही हैं, उसमें बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इसीलिए हम बीजेपी की हालत को कमजोर बता रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन जो दावे कर रहा है, उसे तो वो दावे करने ही है, क्योंकि वो विपक्षी गठबंधन है और उसका मकसद ही है कि वो बीजेपी को सत्ता से हटाए, और इसके लिए वो पुरजोर मेहनत कर रहा है। और इस समय जो हम सब देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या अखिलेश यादव की या सपा हो या तेजस्वी यादव की राजद हो, ये तमाम लोग बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं इसी मकसद से कि किसी भी तरह से मोदी को अब सत्ता में लौटने नहीं देना है। क्योंकि यहाँ मोदी से कोई निजी दुश्मनी का सवाल नहीं है, यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने सवाल बनाया है संविधान और लोकतंत्र को बचाने का। इन्हीं मुद्दों को लेकर और वो जा रही है जनता के बीच, और जनता भी समझ रही है कि उसकी रोजमर्रा की तकलीफों को सरकार नहीं सुन रही। मोदी अभी तक चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं। मोदी अपने भाषणों में लगातार कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उसने पिछले 60 सालों में क्या किया, और अपने 10 सालों की बात मोदी नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पे मोदी ने बात की, अपने घोषणा पत्र पर नहीं की, और वो अपने 10 सालों की उपलब्धियों पर भी बात नहीं कर रहे हैं। तो अब जनता भी देख रही है, और अगर इसमें जनता अगर ये आदेश देती है कि 4 जून के बाद मोदी की विदाई होनी है, तो वो होगी। ये लोकतंत्र तो यही बोल रहा है। और अभी इस समय जो हम देख रहे हैं कि लगातार इंडिया गठबंधन मजबूत हो चुका है, और अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद से आम आदमी पार्टी में तो एक नई जान पड़ी ही है। इंडिया गठबंधन भी मजबूत हुआ है, और कल हेमंत सोरेन पर जिस तरह की दलीलें कपिल सिब्बल ने पेश की कोर्ट में, उससे भी अभी एक उम्मीद बन रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी कोई अच्छी खबर हो सकता है आ जाए। और इस बीच हम देख रहे हैं कि रामदेव का मामला सुप्रीम कोर्ट में, वहां उनको फटकार पड़ रही है। गौतम नवलखा को यलगार परिषद वाले मामले में आज उनको जमानत मिल गई। यानी पिछले 10 सालों में जो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन पर कहीं ना कहीं कोई खटका लगा हुआ था कि ये सब लोकतंत्र के लिए सही नहीं है और इस पर कोई रोक क्यों नहीं लग रही, तो अभी हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगातार ऐसे फैसले आ रहे हैं जिनसे फिर से लोकतंत्र के मजबूत होने की उम्मीदें बंध रही हैं। और इन उम्मीदों का बंधना ही ये बता रहा है कि बीजेपी की हालत इस समय खराब हो रही है। तो आगे और अब 3 बचे जो चरण हैं, उनमें बीजेपी का क्या होता है। आज पीएम मोदी ने अपने लिए तीसरी बार नामांकन दाखिल तो किया, लेकिन इस बीच जो श्याम रंगीला कॉमेडियन है, और वो भी वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल करने की कोशिश में, और वो ये बता रहे हैं कि उनको किस तरह से रोका जा रहा है, उनको कितनी मुश्किलें आ रही हैं। तो इसके पीछे भी ये लग रहा है कि अगर पीएम मोदी को ये तो बिल्कुल अपने जीत पर यकीन होना चाहिए, और उसके बाद उनको वाराणसी में बिल्कुल आराम से वो कर लेना चाहिए, नामांकन दाखिल करना चाहिए, और अपने विरोधियों को किसी भी तरह से परेशान नहीं उनको होने देना चाहिए। लेकिन उनके रहते ये सब हो रहा है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि मोदी वाराणसी में भी खुद को शायद कहीं ना कहीं डरा हुआ पा रहे हैं। आगे और इनका डर कितना बढ़ता है, आगे बीजेपी की हालत और किस तरह से खराब होती है, आगे अब बचे 17-18 दिनों में अरविंद केजरीवाल और किस तरह से प्रचार करते हैं, क्या आरोप लगाते हैं मोदी पर, ये सब भी हम देखेंगे। और आगे इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम खरी खरी चर्चा करते रहेंगे।